आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। खास मुलाकात फिर से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर संजय चड्ढा साहब के साथ, और विषय है राजनीति का अपराधीकरण। क्या दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही खतरे में है? कई कोर्ट के जजमेंट हैं अपराधियों के ऊपर, अपराधी जो चुनाव लड़ते हैं उसके ऊपर। अभी दो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आए हैं केरला में जो मामला हुआ था उसके उसको लेकर, और एक पीआई, शायद अगर मैं ठीक हूं तो पीआई डली थी या रिट हुआ था कि जो अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर कि कोर्ट्स ने जो गाइडलाइंस दिए थे वो पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं माना है, और कई लोगों पे जुर्माना लगा है पार्टियों पे, और कई तो बहुत सारे मामले हैं। तो टेक्निकल बातों में मैं नहीं जाता क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, और अम्बेडकर नामा का मैं एक तरह से एंकर हूँ, संस्थापक हूँ। तो मैं जो नहीं जानता हूँ तो उसके लिए हर समय एक्सपर्ट से राय लेता हूँ। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। बात करने के लिए संजय चड्ढा साहब मेरे साथ अम्बेडकर नामा में फिर उपस्थित हैं। स्वागत है चड्ढा साहब। थैंक यू रतन भाई, थैंक यू वेरी मच। दो जजमेंट है, दो जजमेंट है, और दोनों जजमेंट को आप बोलेंगे, दोनों जजमेंट में बोलेंगे। और क्या जो आरोप ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सरकार के दबाव में काम करती है, क्या विजडम वापस आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट संविधान के हिसाब से काम करने की कोशिश कर रही है? ये तमाम पहलू से जानने की कोशिश करेंगे। चड्ढा साहब शुरू कीजिए, आप क्या है मामला दोनों केस के बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत करने से पहले एक दो तीन बातें बोलना चाहूंगा। मैं एक छोटा सा डाटा देने का प्रयास करता हूं। 2004 में जब पार्लियामेंट बनी तो कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अर्थात कि 24% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। ये हलफनामा आता है, उसमें लिखना होता है। 2004 से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2002 से ये प्रक्रिया आरंभ हुई है। 2009 में ये संख्या बढ़ गई, 30% एमपीज जो है उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है। 2014 में एक बड़ा परिवर्तन आया, लेकिन ये संख्या घटी नहीं, ये संख्या बढ़ के 34% हो गई। 2004 में 24, 2009 में 30, 2014 में 34, और आप सरप्राइज कर जाएंगे 2019 में ये संख्या ने बहुत बड़ा जंप लिया, और अब 40 और 3 43% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। और वो आपराधिक मामले कई हैं, कई मतलब हीनियस क्राइम भी उसमें शामिल है। ये तो एक डाटा हो गया। हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, उस चीज को अपने आप समझेंगे क्या है। अब मैं आता हूं कानून की क्या प्रोविजन है। एक हमारा 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें सेक्शन 8 है जो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि कोई भी जो एक्यूज है, अपराधी है, कन्विक्ट है, जिसको कि 2 साल से ज्यादा की सजा, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा लगी मिल गई है, उसको 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ये बड़े स्पष्ट शब्दों में पहली चीज। उसी का दूसरा भाग सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 जो है वो हमें कहता है कि अगर जो ये लोग हैं, एमपीज हैं, अगर उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उस पर कोई केस चल रहा है, एमपी या कोई भी व्यक्ति, उस केस को संज्ञान नहीं लिया जाएगा जब तक वो कन्विक्ट नहीं होता, तब तक का हमको, अगर कन्विक्टेड है तो उस पर बार है। तो ये तो कानून की व्यवस्था है। अब देखा हमने क्या कि पिछले कई दिनों में, आप जैसा मेरा ये डाटा बता रहा था, अपराधियों की संख्या बढ़ गई। राजनीति का अपराधीकरण नहीं है ये, अपराधियों का ये अपराध का राजनीतिकरण हो रहा है। अब ये जब बात सामने आई हमारे, तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट
के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है समक्ष सुप्रीम कोर्ट के। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, तकरीबन 4000 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज हैं, एमपीज एंड एमएलएज हैं, जिनके ऊपर आज की डेट में मुकदमे चल रहे हैं। तो आप ये चीज देखिए। अब मैं बात करता हूं, ये आज फिर से न्यूज में क्यों आया, कंटेम्प्ट की आपने बात करी, उस पर मैं सीधे आता हूं। आज क्यों हम इस पे वार्ता कर रहे हैं, क्यों ये न्यूज में आया, तो उसका कारण है सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 में बिहार चुनाव में, जहां पे तकरीबन 427 उम्मीदवार भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर क्रिमिनल मुकदमे चल रहे थे, उन्होंने इस चीज का अवलोकन, इस चीज का जो है बताया उन्होंने अपने एफिडेविट में। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहा, निर्देश दिया कि आपको इन जिन लोगों के खिलाफ आप जिनको टिकट दे रहे हैं और वो व्यक्ति अगर क्राइम में लिप्त है, उनके ऊपर क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं, तो उनके चयन करने के 48 घंटे के भीतर आपको वेबसाइट के होम पेज पे ये लिखना पड़ेगा कि इन व्यक्तियों के खिलाफ कानून के ये मुकदमे चल रहे हैं, क्राइम के ये मुकदमे चल रहे हैं, और उनकी सारी धाराओं का वर्णन करना पड़ेगा, एफआईआर का वर्णन करना पड़ेगा और उसको आपको पब्लिश करना पड़ेगा। ये एक निर्णय दिया, निर्णय आ गया, 1 साल से ज्यादा का समय निकल गया। आप सरप्राइज कर जाएंगे, इस निर्णय का कोई पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम रोष में हैं, हमारे को दुख है, जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके कान बहरे हैं क्या, ये शब्द इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राष्ट्र भारत अपनी पेशेंस को खो रहा है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैंसर है, ये मेलिग्नेटेड है, और ये चीज ऐसा कैंसर है जो बढ़ रही है, उसको रोका नहीं जा रहा है। आप देखिए, मैंने आपको बताया 2004, 2009, 2000। एक सवाल करूं? जी करिए। कहीं सुप्रीम कोर्ट पे भी राजद्रोह का मुकदमा न लग जाए फिर? देखिए, ये आपकी मजाक की बात है, लेकिन ये बहुत सीरियस इशू है। आज कोर्ट को ये कहना पड़ा, आप स्तब्ध रह जाएंगे कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये निर्णय में लिखा गया कि हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। कानून बनाने का जो अधिकार है वो लेजिस्लेचर का है, पार्लियामेंट को कानून इस पे बनाना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों को चुनाव न लड़ने दिया जाए। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल विल का संपूर्ण रूप से अभाव है, पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कोर्ट ने इस केस में, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि सभी नामी गिनामी पार्टियों को के ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना किया। 2 पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना किया है, और बाकी 4 पॉलिटिकल या 5 पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर 1-1 लाख रुपए का। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा इस रुपए का क्या इस्तेमाल होगा। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक मोबाइल ऐप को बनाएगी, वो मोबाइल ऐप में इस डाटा को रखा जाएगा कि किस जो व्यक्ति ने कितने क्राइम किए हैं और किनका उनका मुकदमे चल रहे हैं क्राइम के, उसका उल्लेख किया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन उसको जन जन तक पहुंचाएगा। और ये भी देखेगा इलेक्शन कमीशन कि लोग उस ऐप का में जाएं और अपने उम्मीदवार के बारे में चेक करें। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इस पैसे का कहां इस्तेमाल होगा। इलेक्शन कमीशन के अंदर एक स्पेशल सेल बनाया जाएगा, और वो जो स्पेशल सेल है वो क्या करेगा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो नजर रखेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जिन जिन क्रिमिनल्स को टिकट देती हैं वो इस जो प्रारूप हमने दिया है इसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एक स्पेशल सेल बनेगा। कहने का भाव यह है कि एक दुखी मन से कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की
एक निर्णय दिया। ये तो है आज का परिप्रेक्ष्य। एक और आपने बात कार्यक्रम शुरू होने से पहले कही थी। एक बीच में रोक देता हूँ, जी, रोक देता हूँ कि क्या वाकई डेमोक्रेसी की सारी संस्थाएं कटघरे में है? ये सवाल महत्वपूर्ण है इस जंक्शन पे। देखिए बिकॉज आपकी बात बहुत इलेक्शन वैलिड है कमीशन रतन जी। पे कोई डाउट उठते हैं, है ना? और आपको मैं एक सरकार बात कहता हूँ, अभी कई दिन तक पॉलिटिकल हमने देखा पार्लियामेंट में फंक्शन नहीं हो रहा था, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को रोका जा रहा था किसी कारण की वजह से। आप सब जानते हैं वो आज का मुद्दा नहीं है, पेगासस और तमाम चीजें। लेकिन और उस पे कितना जो लोग हैं उन्होंने कहा कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं चलने नहीं दे रही हैं और ये नहीं हो रहा जनतंत्र का। अरे जनतंत्र का तो नाश ये है, असली नाश ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पार्लियामेंट के अंदर जब 43% जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्राइम की क्रिमिनल्स। बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऐसे पार्लियामेंट को तो सही में नहीं चलने देना चाहिए। मेरे को लगता है ये पॉलिटिकल ये स्टेंस है। मैं हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये मेरी कल भावना है। ये एक देश के साधारण नागरिक की भावना है, मेरी नहीं है। ये एक साधारण नागरिक की भावना है। क्यों कल हमने हमें सुना कल हमने सुना था कि उसमें बाउंसर्स भी आ गए थे पार्लियामेंट में। देखिए ये तमाम बातें कष्ट देती हैं और इसी वजह से मैंने इतने कटु शब्द का इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट को हम नमन करते हैं। पार्लियामेंट ही है जिसकी वजह से आज हमारा जो जो संविधान है उसकी रक्षा भी हो रही है। ये भी सब बातें हैं, संविधान चल रहा है। लेकिन उस पार्लियामेंट में अगर इतनी बड़ी संख्या में, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ऐसे क्रिमिनलाइजेशन, अपराधीकरण पॉलिटिक्स का हो चुका है। मैं आपको कुछ एक और बातें भी बताना चाहूंगा, 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं वो भी जानना आपको। 2018 में 5 जजेस बेंच ने जो है एक निर्णय दिया था और उसमें सरकारों से ये आग्रह किया था कि आप एक ऐसा कानून बनाइए कि जो ये क्रिमिनल व्यक्ति हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको चुनाव न लड़ने दिया जाए। ऐसा चुनाव क्यों नहीं, आप ये आपकी ड्यूटी है। जैसे अभी कहा ना, हाथ बंधे हुए हैं, पहले कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, 2018 में इस बात को कहा था। आज ये बहुत सीरियस इशू है। 2017 में एक बहुत बढ़िया निर्णय आया था। उस निर्णय में मालूम क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसा मैंने आपको बताया 4000 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों के ऊपर अभी क्रिमिनल मुकदमे चल रहे हैं। 4000 एक बहुत बड़ा नंबर है। आप समझिए 560 तो कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 500 से कुछ मतलब ज्यादा एमपी है, और राज्यसभा को जोड़ लेंगे तो कुछ और हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब है उस लास्ट बात है कि 2017 में जो कहा था, उन्होंने कहा था कि स्पेशल कोर्ट्स बनाइए और जनप्रतिनिधियों का अगर कोई केस है तो उसको तो भैया आप 1 साल के भीतर उसका निवारण करिए। आर या पार अगर सजा है तो उनको हटाइए। तभी तो जो सेक्शन 8 है जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, उसकी पूरी पालना हो पाएगी। अन्यथा 30-30 साल तक केस चलते हैं। रतन जी क्या कहेंगे आप? लोकशाही खतरे में है। भारत जो सबसे बड़ा एक जिसे कहते हैं कि हमारा लोकशाही वाला राष्ट्र है, वहां की लोकशाही में इस तरह का पाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि दोष है। खतरे में है लोकशाही। आप सही कह रहे हैं, खतरे में है लोकशाही। अगर इसी ये प्रारूप चलता रहा पढ़ा है तो आप कि समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कुछ कीजिए, जी, क्योंकि कुछ कीजिए। क्योंकि कानून बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास है? वो संसद के पास है। विधिका के संसद के पास है। संसद के पास, मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। उसमें 45% अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं। वो जाके 55% को बाउंसर बुला के पीट सकते हैं, मार सकते हैं, धमका सकते हैं। तो कानून क्या बनाएंगे ये बताइए मुझे आप। देखिए एक और बड़ा रोचक तथ्य जो आपने पहले रखा था, मैं उस पर आना चाहूंगा। ये बात तो है ही, बात दुखदाई है मेरे को लगता है। आपने एक प्रश्न मुझसे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था, जब कार्यक्रम जी। शुरू नहीं हुआ था, कि क्या ये जो मंत्री लोग हैं या जैसे ही चुन के आते हैं, ऐसे ही देखा जाता है कि एक
बड़े अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनके मुकदमे वापस भी ले लिए जाते हैं। ये बात हाँ, भी आपने पूछी थी। तो सीएम लोगों ने अपने मुकदमे खुद ही साइन करके वापस करा दिए। ये आपने पूछा था तो इसका भी मैं जवाब देता हूँ। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त नजर रखी है और सुप्रीम हाँ। कोर्ट ने ये कहा कि अगर अब ऐसा होगा तो हम्म। सीधे न्यायालय से ही केस वापस नहीं हो जाएगा, अब हाई कोर्ट और कुछ केसों में सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तभी अगर हाई कोर्ट समझेगी कि ये उचित है, तभी वो केस को हटाया जा सकता है। एक और मुझे लगता है मील का पत्थर है, ये माइलस्टोन है हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए। जी, नहीं उसमें एक बात और है कि उन्होंने कहा है कि जहां तक मैंने पढ़ा है कुछ कि जनता जो है वो विद्रोह कर सकती है कुछ इस सब। आ, मैं स्पष्ट शब्दों में नहीं बता सकता हूं कि क्या कहा है, बट ब्रॉडली जो मैंने आपको बताया वो यही है। नहीं, क्रक्स जो है, इसका कारण है कि वकील पे मुकदमे हो जाते हैं, पत्रकार सब पे राष्ट्रद्रोह हो जाता है। तो ये राष्ट्रद्रोह है कि आम का अचार है। राजद्रोह वाली बात पे हमने बात पहले भी की हुई है। आपको हाँ, याद है कि राजद्रोह पे हमने एक पूरा कार्यक्रम किया था, जी, तो निश्चित तौर पे वो भी एक बड़ा रोचक विषय है। उस पे भी जब आप कहेंगे हम लोग बात कर सकते हैं, हम तो अभी भी बात कर सकते हैं। लेकिन अपने आप में आज इस तरह का निर्णय का आना और उस निर्णय में सरकार को बार बार ये इंगित करना और इस बार पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जुर्माना लगाना अपने आप में एक छोटा सा कदम है जो हमारी नहीं चाहिए। अगर न्यायालय न्याय के पक्ष में और संविधान के पक्ष में अगर निर्णय देगी तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन खाली आस्था आस्था और भावनाओं पर निर्णय देगी। देखिए, न्यायालय का काम आस्था और भावनाओं पे नहीं चलता है, और साक्ष्य पे चलता है, एविडेंस पे चलता है। तो अगर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बहुत लोगों ने लिखा है और हमने भी लिखा है देखिए, कई बार। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कई जजमेंट्स का होता है। आज भी मुझे हाँ, याद है जस्टिस रोहिंटन नारिमन जी का आज उनको विदाई हो रही थी, क्योंकि वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जब वो एक लॉयर थे तब उन्होंने एक मुकदमे में ये पाया कि उसमें कमी थी, तो वो जज साहब के साथ गए और उन्होंने मेंशन किया। जज साहब ने उस ऑर्डर को रिकॉल किया। कितना बड़ा, आप देखिए कितनी बड़ी बात है। तो ये एक अपने उन्होंने विदाई के भाषण में ये बात को कहा और लोगों ने उस बात को बहुत सराहना करी। तो ये तो उच्च उच्च कोटि के इस तरह के जजेस भी हमने देखे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं एक लेख लिखने वाला हूँ और उसमें अभी कोई टिप्पणी नहीं चाहेंगे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच का मैंने बहुत खराब निर्णय देखा है और उस चेहरा देख के आप उन्होंने निर्णय दिया है। देखिए, और आपको आपको क्रिटिसाइज करने का पूरा अख्तियार है, इस चेहरा लेकिन देख के कानून की मर्यादाओं के तहत ही आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। नहीं, जाहिर है संविधान ये कानून मतलब संविधान। और मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंटल एविडेंस है और हम मैं कुछ मैं मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। आप टिप्पणी नहीं करेंगे, मैं क्या टिप्पणी कर रहा हूँ जी। कि बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे SC ST का मामला था, रोस्टर का मसला था, सुप्रीम कोर्ट अगर संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे ये जजमेंट है, वी अप्रिशिएट इट, यस, कि संसद में क्रिमिनल्स नहीं जाने चाहिए। तो उसमें लोग चर्चा करें, लेकिन वो वही जब सुप्रीम कोर्ट जब जन विरोधी जो नीतियां होती है उससे मुहर लगाता है तो उसकी समीक्षा करना एक सोशल साइंटिस्ट का काम होता है, एक इंटेलेक्चुअल का काम होता है। तो मैं तो एक किसी लेख। भी और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय की आप समीक्षा कर सकते हैं। आपको हाँ, हो सकता है आपकी दृष्टि में वो सही ना हो, लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से जजमेंट दिया गया उनकी दृष्टि में वो सही हो। तो बस दोनों पक्ष हैं इसमें, और समीक्षा का अधिकार आपका है, आपका अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है। कुछ कुछ बहस जो है कोर्ट के बाहर होती है, कोर्ट के बिल्कुल अंदर बिल्कुल। जजेस सुप्रीम होते हैं, कोर्ट के बाहर इंटेलेक्चुअल डिबेट, आर्गुमेंट और जनता सुप्रीम होती है। ये बात माननी चाहिए। वैसे ये सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट का जो जजमेंट है वो स्वागत योग्य है और हम लोग स्वागत करते हैं। चड्ढा साहब आपने समय दिया
शानदार और बहुत ही स्पष्टता से दोनों बातें आपने, एक नैतिकता का आधार वाला कि पार्टी सब वो पब्लिश करे कि किनके पार्टी में कितने क्रिमिनल है। वेबसाइट पे ये निर्णय हाँ, 2013 फरवरी 2020 बिहार चुनाव के वक्त ये निर्णय आया था, मुझे अभी भी डेट याद है, मैं आपको बता सकता हूँ। और उसमें 48 घंटे के अंदर आपको ये निर्णय को अपनी वेबसाइट के होम पेज पे पब्लिश करना है। एक बात और चलते चलते, बहुत सारे पॉलिटिकल केसेस होते हैं, चलते चलते कोई ऐसे आरोप लगा दिया कि मैंने चड्ढा साहब का पॉकेट फाड़ दिया, घड़ी छीन लिया, पेन निकाल लिया, हाँ। या धरना प्रदर्शन पे गए तो वहां पे पुलिस उठा ली और वहां पे केस डाल दिया कि आपने राजद्रोह कर दिया। इस पे क्या टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की? देखिए हाँ, हर जगह पे राजद्रोह ले आते हैं, खैर क्योंकि वो न्यूज में भी बहुत है। तो देखिए ये एक बात हमने देखा है कि इसमें निश्चित तौर पे ये कमी है और ये प्रिवेलिंग है, और पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए झूठे केसों को भी हमने देखा है कि होते हुए देखा है, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे बात आती है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए, और उस इन्वेस्टिगेशन में अगर बात सही आ जाती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, इस बात को कह के मैं अपनी बात पे विराम दूंगा। चलिए, तो ये प्रश्न चिन्ह के साथ हम लोग, लोकशाही का मतलब ही प्रश्न चिन्ह है, और प्रश्न चिन्ह संसद पे भी लगेगा, सुप्रीम कोर्ट पे भी लगेगा, जो एग्जीक्यूटिव है उसके मानने वाले कलेक्टर हो, सेक्रेटरी हो, थानेदार हो, सब पे एक प्रश्न चिन्ह लगेगा ही। उसमें वकील की बहुत भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इंटेलेक्चुअल्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, पत्रकारों और जो स्वतंत्र रूप से सोचने समझने वाले लोग होते हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लोकशाही को जिंदा रखने में ये लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्रिया की वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर नामा। चड्ढा साहब शुक्रिया, और जितने हमारे साथी सुन रहे हैं चड्ढा साहब को, कितना सिंपल शब्दों में उन्होंने सारी बातें कही है, वो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और पहुंचाइए घर घर। और इनका एक यूट्यूब चैनल है, स्प्रेडिंग लीगल अवेयरनेस, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जाइए उसको देखिए, सुनिए। कोई जरूरत हो तो मेरे चैनल पे भी लिखिए, उनके चैनल पे भी लिखिए, आपको बगैर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। शुक्रिया की वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकर चड्ढा साहब, शुक्रिया, फिर मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू रतन जी।